क्लास हमारा विषय था हास्य, बात, पित्त और कफ, प्रकृति, विकृति। थोड़ा बहुत पढ़े हैं, आगे भी और पढ़ने वाले हैं। तो आज हम ना बेसिकली बात करेंगे कि हमें क्या आहार लेनी चाहिए और क्या विहार होना चाहिए अगर हम ये त्रिदोष जैसे वात, पित्त और कफ में अगर हम जूझ रहे हैं। बेसिकली विकृति हो तो बेसिकली क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी प्रकृति अगर हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये वात प्रधान है या पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, तो उसके लिए भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम इस पे क्विकली बस एक रिकैप कर लेते हैं। तीनों प्रकृति आज कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आज मैं बेसिकली हम थोड़ा देर क्वेश्चन आंसर के लिए भी रखेंगे। तो मैं आज बेसिकली बात कवर करती हूँ, तो हर एक क्लास में हम अलग अलग प्रकृति कवर करेंगे ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो पहले हम फिर से बात के गुण एक बार क्विकली देख लेते हैं। आपको पता है बात शुष्क है मतलब ड्राई है, बात लघु है लाइट है, बात शीत है कोल्ड है मतलब ठंडे तासीर का है, बात रुष्क है मतलब रफ है, और बात चल है, ठीक है, मोबाइल सर्टेन बात ही है जो प्रधानतम चल गुण रखता है, और बात के बिना कफ और पित्त पंगु होते हैं, ऐसा आचार्यों ने बताया है। तो इन सब क्वालिटी हमें जानना क्यों जरूरी है? ये सब क्वालिटी जानने से हमें ये पता चलेगा जो भी द्रव्य मतलब जो भी एलिमेंट आप अपने डाइट में ले रहे हैं उन द्रव्यों में ये गुण है क्या। अगर उन द्रव्यों में उन डाइटरी फूड्स में ये गुण है तो हमें उनको अवॉइड करना है या कम लेना है। क्यों? देखिए, दोषों को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि जो गुण उस दोष का प्रधानतम है, जैसे कि बात का है रुष्क खुश्क, तो इन जो क्वालिटीज है इन क्वालिटी वाले फूड्स को आपको नहीं लेना है। आपको कौन से फूड्स और कौन से लाइफस्टाइल करने हैं जो इसके ऑपोजिट हो, मतलब उल्टा। जो भी दोष के प्रधानतम गुण है उसके उल्टा आपको आहार और विहार करने से क्या होगा, वो दोष जो बड़ा हुआ अवस्था में है वो सम आ जाएगा, या अगर किसी का सम ही है तो सम ही मेंटेन होगा। हमें क्या आयुर्वेद का मेन प्रिंसिपल है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षा करना ही आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांतों में से एक है। तो हमें आजीवन 100 वर्षों की आयु का इच्छा रखते हुए आजीवन स्वस्थ रहने का प्रण लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले चलते हैं बात प्रकृति के अनुसार। तो हमने देख लिया बात के गुण ये है, फिर से बता देती हूँ। रुष्क, शुष्क, लघु, शीत और चल, ठीक है। इनमें मुख्यतः 5 आप याद रख सकते हैं। पंचमहाभूत इसमें कौन कौन विद्यमान है? वायु और आकाश, ठीक है। तो अभी चलते, आप ये सबके समझ गए होंगे, तो अभी हमें क्या क्या करना है, हमें इसका ऑपोजिट करना है। तो हमारे लिए इन जनरल थंब रूल क्या होगा? बात वालों के लिए इन जनरल थंब रूल ये होगा कि उनको गरम खाना खाना है, उनको ताजा खाना खाना है। क्यों गरम? क्योंकि वो शीत होता है वात, तो वात वालों को ठंडी चीजें नहीं सूट करेंगी, वात वालों को गरम गरम चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। और फिर क्या, बात क्या होता है, वो ड्राई होता है ना, शुष्क होता है। तो बात वालों के लिए तेल युक्त घी युक्त चीज, ऑयली फूड, पर इतना भी ऑयली नहीं कि आपको पाचन करने में दिक्कत हो। मतलब आप खाने के साथ रेगुलर घी या तेल स्निग्ध, जिसको बोलते हैं आउटस इंग्लिश में, ठीक है। ये पूरा पीपीटी इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी बताती चलती हूँ। स्निग्ध भोजन आप बात वालों के लिए अच्छा रहेगा। तो बात वालों के लिए पहले हमने क्या देखा, शीत गुण को टैकल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम गरम उष्ण पदार्थ दे रहे हैं जो कि गरम हो। बात के रुष्क और शुष्क गुण को मिलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको स्निग्धता प्रदान कर रहे हैं। तो खाने में हम तेल और घी का एक सीमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं। दूसरा, आपको याद है कि नहीं, बात हल्का है, ठीक है, लघु है। तो लघु होने के कारण हम बात के लघुता को कम करने के लिए भी स्निग्धता प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा ऑयली
ऑयली नेचर अंगटस फूड जिसको बोलते हैं थोड़ा प्रोवाइड करेंगे तो वो थोड़ा गुरु, ऑयली कुछ भी चीज वो गुरु होता है। तो स्नीक जो बात के लघु गुण को कम करने के लिए सबसे जो बेस्ट आयुर्वेद मानता है वो है मधुर रस का आहार, क्योंकि मधुर प्रधान जो रस होते हैं वो जनरली कफा पंचमहाभूत उसमें ज्यादा रहता है। तो मधुर कफा पृथ्वी आप बोल सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी पंचमहाभूत ज्यादा रहता है तो वो मतलब कफ दोष को बढ़ाता है, तो कफ दोष गुरु होता है, वात लघु होता है। तो वात वालों के लिए जो मधुर आहार, मधुर रस का स्वीट टेस्ट फूड, जैसे कि मैं बताऊंगी कौन कौन से लिस्ट पूरा है। तो जो षड रसा में आपने पहले रसा देखा तो वो सबसे ज्यादा काम आएगा वात रस, वात वालों के लिए मधुर रस। और उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखनी है वात वालों की जो अग्नि है, देखिए आयुर्वेद के सिद्धांत में आमा और अग्नि का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप जब खाना डाइट जब आप किसी का प्लान करते हैं तो आपको डाइट प्लान करने के लिए सिर्फ आयुर्वेद नहीं, मॉडर्न साइंस भी मानता है कहीं हद तक, पर उतना नहीं जितना आयुर्वेद मानता है। आपको प्रकृति तो देखनी ही है, प्रकृति के गुण देखने हैं, पर साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अग्नि। आप जिस व्यक्ति के लिए भी डाइट प्लान दे रहे हैं या खुद के लिए भी, आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि उसकी अग्नि कैसी है। तो इन जनरल हमने पढ़ा था अग्नि और आमा के क्लास में कि वात वाले विषम अग्नि के होते हैं। विषम मतलब इरेगुलर, उनको कभी भूख लगती है कभी भूख नहीं लगती, उनको कभी मतलब खाने पीने की इच्छा अच्छे से रहती है, कभी कभी नहीं रहती, कभी कभी आप 2-3 रोटी दे तो अच्छे से खा लेंगे, कभी कभी एक भी नहीं खा पाएंगे। तो बात यह है कि उनकी तब हमें अग्नि की अवस्था देखते हुए उनको आहार हमें देना चाहिए। तो पहला थंब रूल हमें ये याद रखना चाहिए, उन लोगों को हम ज्यादा लंघन नहीं करा सकते। क्या? वात वालों के लिए अत्यधिक लंघन मतलब ज्यादा पीरियड ऑफ फास्टिंग, जैसे कि 12 घंटा, 24 घंटा, 8 घंटे से ज्यादा लंघन वात वालों के लिए एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि लंघन जब हम करते हैं तो अग्नि को बहुत देर खाना नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे अग्नि पहले शुरू में मंद रहती है और बाद में जब लंघन की प्रक्रिया पूरी होती है तो अग्नि मतलब प्रज्वलित होना स्टार्ट करती है। तो वात वालों का अग्नि ऐसे ही कभी ज्यादा कभी कम रहता है, तो उन लोगों को ज्यादा लंघन कराएंगे। लंघन कौन से एलिमेंट को बैलेंस करता है? लंघन स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करता है। तो वात ऐसे ही वायु और आकाश तत्व से बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा लंघन कराने से उनको गैस, उनको ब्लोटिंग, उनको मतलब जी मचलाना ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वात वालों को खाना देते समय क्या ध्यान रखना है? उनको हमेशा हमें, ये कुछ जनरल थंब रूल्स है, उनको हमेशा हमें गरम ताजा खाना, बासी खाना बिल्कुल नहीं चलेगा। फ्रिज का रखा हुआ पुराना खाना, बासी खाना, 2-3 दिन का रखा हुआ खाना या मान लीजिए 24 घंटा 12 घंटे का रखा हुआ खाना उनको नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें फिर शीत गुण और गुरु गुण बढ़ जाता है, तो वो उनको नहीं जमेगा, नहीं पचेगा, अग्नि उनकी अच्छी नहीं है। उनको हमेशा ताजा खाना देना चाहिए। और क्या? वात वालों को रुष्क खाना, ड्राई जैसी चीजें जैसे कि मुरमुरा, जैसे कि पोहा, ये अत्यधिक हम नहीं दे सकते। ऐसे कुछ मिलेट, मान लीजिए मिलेट्स आप जानते होंगे, जैसे कोडू मिलेट, लिटिल मिलेट, मुझे इनका अच्छे से हिंदी नाम नहीं पता है, बार्नियार्ड मिलेट, एमरेंथ और भी बहुत टाइप के मिलेट होते हैं। मिलेट में भी 2 प्रकार के, पॉजिटिव मिलेट और एक होते हैं नेगेटिव मिलेट। तो हम उनको बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव मिलेट नहीं दे सकते। तो क्या है कि आपको लो ग्लाइसेमिक फूड का मैं बता रही थी, वो ये है कि जिनको ये जब वो हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक ऐसे 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 तक करके उठ नहीं जाता, लेवल सही रहता है, उतना नहीं, फ्लैटेंड कर्व रहता है, ठीक है। तो मिलेट के जो पॉजिटिव मिलेट्स है वो वात वाले खा सकते। वात वालों का अग्नि मंद होने के कारण हम उनको बहुत ज्यादा फास्टिंग नहीं कराएंगे, हम उनको मतलब कुछ देर पे खाना देते रहेंगे, 3 घंटा 4 घंटा बाद वो कुछ खाए। पर कब खाए? जब उनका
पहले का पूर्वज खाना जब उनका पच गया हो, ठीक है, क्योंकि उनको ब्लोटिंग की भी बहुत समस्या रहती है। गैस बात का प्रमुख स्थान आपको पाता है कि वो है पक्वाशय, ठीक है। पक्वाशय हमारी ग्रहणी, बड़ी आंत छोटी आंत, ये बात का प्रमुख स्थान है, और भी स्थान है। तो इस कारण अगर आप उनको ज्यादा देर भूखा रखोगे तो उधर जाके हॉलो ऑर्गन्स में गैस जम जाएगा, उनका पचेगा नहीं खाना, अग्नि मंद है। तो इसलिए उनको गर्म खाना देना है, फ्रेश खाना देना है, उनको मॉडरेट खाना देना है, बहुत ज्यादा भी एक साथ खाना नहीं दे देना है, मतलब थाली भर के एक साथ नहीं खाए। चतुरंश विवर्जते, वो रूल पक्का डेफिनेटली बाद वालों में फॉलो करना है। ओवर ईटिंग उनको बिल्कुल नहीं करना है, उससे भी बात बढ़ जाता है। उनको रेगुलर टाइमिंग पे खाना देते रहना है, ताकि उनका मतलब पेट है पूरी तरीके से खाली ना हो जाए, और फिर वो पे गैस की जो समस्या है एकदम मतलब पूरा एम्प्टी होने से हॉलो पार्ट्स में कभी कभी कैविटीज में हवा भर जाती है, फर्मेंट होके फूड, ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा लंघन भी नहीं कराना है। और साथ ही साथ देखिए, पानी पीने का रूल ये सबके लिए है। वो कोई भी प्रकृति हो, खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी पीजिए, खाना खाने के 45 मिनट बाद ही पानी पीजिए, वरना आपके डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, तो पाचन अच्छे से नहीं होगा। पाचन अच्छे से नहीं होगा तो रस धातु नहीं बनेगा, रस धातु नहीं बनेगा अच्छे से तो सारे धातु ही रह जाएंगे अपुष्टि, तो आपको कोई शक्ति, कोई बल और कोई भी पर्पस खाने का नहीं फुलफिल होगा। और जो दूसरा थंब रूल है कि कभी जंक फूड ना खाए, ये सबके लिए है। पैकेज, कैंड, जो भी रेफ्रिजरेटेड फूड्स है, जो भी प्रोसेस्ड फूड्स है जिसमें बहुत ज्यादा शुगर, आर्टिफिशियल कलर, सॉल्ट, बहुत ज्यादा सोडा, बहुत ज्यादा ऐसे केमिकल्स, थिकनर, नाम लेते लेते थक जाऊंगी, वो सब मतलब जो भी नाम आप पढ़ ना पाए पैकेट के पीछे, वो पैकेट को खोलिए मत खाइए, इतना समझ लीजिए। बहुत ज्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव्स और बहुत केमिकल्स लोडेड रहते हैं। फ्रेश खाना खाइए, घर की ताजगी बनी हुई खाना खाइए। लोकल सीजनल जो भी फल सब्जी मिलती है वो बिल्कुल ऋतुचर्या के हिसाब से मिलती है। कुछ ना समझ आए, जो ठेले वाले के सामने मिल जाए वो परचेज कीजिए और खाइए, उससे आप समझ जाएंगे कि इस ऋतु में ये निकला है तो अभी खा सकते हैं। ऋतुचर्या, दिनचर्या फॉलो करिए, बात वालों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा है, जो मैं डायरेक्टली क्लास में जाने से पहले बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि माइंडफुल ऑफ ईटिंग। देखिए, बात बहुत चंचल है, बात व्यक्तियों का मन, क्योंकि बात का चलो गुण है, उसके वजह से इन जनरल वो चंचल होते हैं अगर वो बैलेंस करके नहीं रखते। तो हम सब योग साधना से जुड़े हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, बहुत अच्छा। बात को चेक पे रखने के लिए ये बात का विहार हो जाएगा, है ना, विहार और आचार क्या करना चाहिए। तो प्राणायाम, मेडिटेशन, जो भी धारणा, ध्यान, समाधि आप जितना भी कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट होगा बात को शमन करने के लिए, बात को सम करने के लिए। साथ ही साथ खाते समय आपको हमेशा अपने जो सेंस ऑर्गन है, 5 ज्ञानेंद्रिया को एंगेज करके, जैसे कि आपके सामने खाना आया, भोजन की थाली आई, आपको अपनी आंखों से भोजन की थाली को देखना है, अपने जो नासिका से उसका स्वाद का जो एक अनुभव है, स्मेल लेके करना है। आपको तब देखिएगा आपके कानों से जो भोजन जब पक रहा था उसका मधुर जो एक आवाज होता है, ओहो खाने जा रहे, वो करना है सारा। और फिर देखिएगा आपका सैलाइवेशन जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा माउथ में बिफोर यू आर टेकिंग द फूड। तो खाना खाने से पहले ही अपने सारे पंच महाभूत को हाथों में, आप जानते सारे हाथों में पंच महाभूत है, ठीक है, पंच महाभूत को बैलेंस करके आप कोई भी भोजन मंत्र अपने इष्ट देव को याद करके खाने को अच्छे से देख के आप उसका सेवन करिए। इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, और ये बात वालों के लिए एक्सीलेंट काम करता है। जो भी आपके पास पेशेंट आते हो और आपको कंप्लेन करते हो कि उनको खाया पिया नहीं पचता, उनको 21 दिन तक ये ट्राई करने को बोलिए, आप खुद भी ट्राई कर सकते, बहुत अच्छे से उनका धीरे धीरे ऑटोमेटिक सैलाइवेशन होके, और बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स है, ठीक है, लेप्टिन, ग्रेलिन, ये सब हॉर्मोन्स है जो हमारे सैटाइटी हार्मोन होते हैं, जो कि आपको बताते कि भूख लगी है चलो खाना दो, और जो आपको ये भी बताते हैं ओवर ईटिंग से जो बताते हैं जो हार्मोन, सैटाइटी हार्मोन, कि आपने खाना पीना अच्छे से खा लिया, ओके स्टॉप करो मौली, और फूड पाइप में खाना मत डालो, है ना। तो ये आपके स्टमक में ब्रेन के थ्रू सिग्नलिंग होता है, तो ये सब भी ठीक से सीक्रेट होने लगेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ना अपने भोजन को अत्यधिक खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि पेट भरा है कि नहीं। ऐसे भी लोग आते हैं, उनको
उनको समझ ही नहीं आता कि फिर खाना खाने के 20 मिनट बाद बोलते मैंने तो इतना खा लिया गला तक, अब तो हिला नहीं जा रहा, अब तो नींद आ रहा है, अब तो कैसे काम करे। तो इस कारण ये पता होना आपको जरूरी है कि आपकी मात्रा कितनी होगी। परिमित सीमित आहार वात वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली। तो पहले क्या क्या रसा, सडरसा में कौन से रसा वात वालों के लिए सबसे हेल्पफुल है? ये है मधुर, आम्ल और लवण। ठीक है, पहले 3 सडरसा जो हमने क्लास में पढ़े थे। तो अभी देखिए, जैसा हमने बताया कि मधुर, आम्ल और लवण। तो मधुर रस में सबसे जो प्रधान मधुर रस की चीजें होती है वो है हमारे अनाज। अनाज में कौन कौन सा अनाज खाने चाहिए? अनाज में हमें खाने चाहिए स्वास्तिकशाली। ठीक है, स्वास्तिकशाली मतलब क्या? जो 1 साल का, स्वास्तिकशाली आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो 1 साल पुराना चावल होता है। ठीक है, वात वालों के लिए हमेशा याद रखिएगा, नवान्न मतलब आप देखिएगा ये जो अभी आएगा अक्टूबर नवंबर में, तब ना धान की कटाई होती है, नवान्न करके उत्सव होता है। तो उस टाइम पे नए चावल को काटा जाता है और उनको सुखाया जाता है, जो भी मिल में दिया जाता है। तो वो जो नवान्न है वो वातवर्धक है। ठीक है, तो वात वाले ये नया आया हुआ मार्केट में चावल ना खाए। वो 1 साल पुराना हुआ मतलब अगले 1 साल तक चावल को बनाया गया, 60 डेज जनरली लगता है, 60 डेज टू 120 डेज डिपेंड करता है, ऐसा रहता है ना चावल का, चावल पक्का होने का ड्यूरेशन। तो वो चावल अब इस साल उन्होंने काटा, सुखाया, सब कुछ किया, अभी वो चावल 1 साल तक एक गोला जैसा होता है। हम जब छोटे थे, मैं देखती थी अपने दादाजी के घर में ऐसे गोल धान का गोला जैसा, इसमें ना धान रखा जाता था पूरे साल के लिए। तो वो चावल सबसे बेस्ट होता है। और उसमें से भी आपको अगर डबल बॉइल्ड चावल मिल जाए, है ना, कच्ची वाली चीजें वातवर्धक होती है, जैसे कि होती है ना डबल बॉइल्ड, जिसको तो वात वालों के लिए ना दीदी बेसिकली आप नया चावल जो नवान्न है अभी हार्वेस्ट किया हुआ या रिसेंटली ही बनाया हुआ, वो आपको वातवर्धक करेगा। पर आप जो भी मधुर रस है, स्टार्च बेसिकली वात के लिए अच्छा है, क्योंकि मधुर रस के जितने सारे प्रकार भेद है वो सारे वात वालों के लिए अच्छा है। तो वात के लिए ये कहना मुश्किल है कि आप मतलब पानी पसा के खाओ, आप कुकर में बना के खाओ, जो भी है। पर देखिए, कुकर का कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसीलिए मना करूंगी क्योंकि हमारे पूर्वज हमेशा बताते थे और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ओपन लीड कुकिंग। ठीक है, मतलब ओपन वेसल कुकिंग, इतना भी बताया जाता है। इवन मॉडर्न न्यूट्रिशन भी सपोर्ट करता है इस चीज को, बहुत सारी रिसर्च स्टडी है। आप अगर कुकर में बना के खाना खा रहे तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस हो जाता है। अगर आप हाई प्रेशर कुकिंग कर रहे, हाई प्रेशर माने क्या? प्रेशर कुकर में क्या करते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज करते तो प्रेशर इंक्रीज कर देते, तो उस कारण जो सब्जी, जो चावल, जो भी दाल, पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये एक लॉ है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो जब हम किसी चीज में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज बढ़ जाता है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये सब फिजिक्स के लॉ है। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दिस। तो प्रेशर कुकर के जो भी खाना पकाने का साधन है, प्रेशर कुकर बोलिए या ऐसा कोई कुकिंग जिसमें आप बहुत तेज आग जला के एकदम 2 मिनट में चुटकी काम कुछ भी सही नहीं है। बात ऐसे ही चलो गुण उसमें ज्यादा है। तो वात वालों के लिए जो खाना पकाने की बेस्ट विधि बताई गई है वो है आपको आराम से किसी हांडी में, मिट्टी की हांडी हो तो बहुत अच्छा, उसमें और पृथ्वी तत्व जाएगा तो बात को और बैलेंस करेगा। या फिर आप कोई भी ओपन वेसल में, जैसे कढ़ाई, आपका भगोना, आपका आजकल तो कितने टाइप के आते हैं ना, है ना, हैंडल वाले भी। तो आजकल मिट्टी के भी, अर्दन पॉट के भी बहुत वैरायटी है। तो उसमें आप खाना बनाइए, हल्का सा उसी के चीज से ढक के बनाइए या फिर खुला बनाइए। तो आप कुछ भी बनाइए, ओपन वेसल कुकिंग इज द बेस्ट फॉर न्यूट्रिशनल प्रिजर्वेशन, मॉडर्न साइंस बताते हैं, और सेम बात वालों के लिए। ठीक है, प्रेशर में जल्दी हाई फ्लेम पे कुकिंग करना ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। तो हमने क्या देखा, मधुर रस में कौन आते हैं? मधुर रस में बेसिकली हमारे जो सारे दालें आती है और हमारे सारे सीरियल, अनाज आती है, ये बेसिकली मधुर रस के होते हैं। और क्या आती है? डायरी। ये मैंने जब तक रशा पढ़ाया था अच्छे से, डायरी मतलब दूध और दूध से बनी हुई चीजें मधुर रस की आती है, जो भी फ्रेश बनी हुई। तो आप क्या दे सकते बात वालों को? बात वालों को आप अनाज में आप राइस दीजिए, आप गेहूं दीजिए, आप ओट्स दीजिए, पॉजिटिव मिलेट्स दीजिए,
जिसमें श्री धान्य मिलेट करके गूगल पे सर्च कर लेना, श्री धान्य मिलेट के 5 प्रकार होते हैं, वो सारे पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं। ठीक है, आप कौन से मिलेट्स नहीं देंगे? रागी, ज्वार, बाजरा, ये 3 बात वालों को ज्यादा मत दीजिए। ये 3 ठंडी में, जब विंटर सीजन आता है, शिशिर और हेमंत, हमने ऋतुचर्या पढ़ लिया, उसमें शिशिर और हेमंत में रागी बात वालों को थोड़ा थोड़ा हफ्ते में 1 दिन दे सकते, क्योंकि वो सब ड्राई होते हैं ना, मिलेट ड्राई होते, ज्यादा देंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ब्लोटिंग की समस्या हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, दालें या अनाज जब भी बनाए बात वालों के लिए, दालें अगर आप बना रहे हैं 3 से 4 घंटा भिगो के रखिए, मिलेट बना रहे हैं बात वालों के लिए 6 से 8 घंटा भिगो के रखिए, और अगर चावल बना रहे हैं तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा भिगो के रखिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये भी जो भी दाल या गेहूं मतलब जो भी आप अनाज खा रहे हैं उसकी एब्जॉर्बिलिटी ज्यादा हो जाए और उसमें वात का गुण कम हो जाए। वात देखिए ड्राई होता है, तो जैसे ही आप उसको सोक करते हैं, पानी में भिगाते हैं, पहला चीज न्यूट्रिशन के हिसाब से हमारी जितने दालें हैं, कोई भी आप गेहूं का भी ताजा मोटा गेहूं देखिए हो, असली गेहूं, तो उसमें देखिएगा हमेशा एक कोटिंग रहती है। कोटिंग कैसी कलर की? ब्राउन कलर की, भूरे रंग की एक कोटिंग रहती है। ये कोटिंग ही हटा देते हैं जब हम गेहूं पीस के लाते हैं। व्हीट ब्रांड जो है वो रिच इन बी विटामिन है। ठीक है, व्हीट ब्रांड, राइस ब्रांड, कुछ भी आपको मिल जाए, पर हम जब मील से पिसा हुआ पाते हैं ना, तो वो बिल्कुल सफेद बन जाता है। तो एक्चुअली वैसा होना नहीं चाहिए। अगर हम होल ग्रेन्स ले पाए, पूरा जैसे माँ प्रकृति ने बनाया वैसा अगर हम पूरा ले पाए तो सबसे बेस्ट है। उसमें बहुत ज्यादा बी विटामिन रहते हैं, और साथ ही साथ उसको भिगाने का और एक रीजन है, उसमें फाइटिक एसिड जैसी एक कंपोनेंट रहती है। फाइटिक एसिड सारे अनाज, सारे जैसे बादाम, सारे बादामों में, सारे बीजों में रहते हैं। फाइटिक एसिड वो कंपोनेंट है जो कीड़े मकोड़ों को वो जो खाते हैं ना अनाजों को, फिर उस सबसे बचाता है। वो मान लीजिए एक एंटी न्यूट्रिएंट है। फाइटिक एसिड हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। फाइटिक एसिड हमारे एक मान लीजिए हल्का सा पॉइजन जैसा है, तो वो बाहरी परत में रहता है। सारे गेहूं, सारे अनाज, सारे दाल, मतलब कुछ भी आप प्रकृति में मिल जाए ना, उसके आउटर कवरिंग में रहता है कम मात्रा में, ताकि उनको कीड़े मकोड़े ना खाए। ठीक है, तो ये कैसे कम कर सकते हैं? फाइटिक एसिड भिगा के। तो जब भी हम पानी में भिगा देते हैं 3 से 4 घंटा किसी भी चीज को, तो फाइटिक एसिड डिसॉल्व हो जाता है, वो वाटर सॉल्यूबल है, तो फिर वो नुकसान नहीं करता। फाइटिक एसिड हमारे बॉडी में जाके हमें मार तो नहीं देगा, इट जस्ट की न्यूट्रिशन जो भी हम विटामिन मिनरल्स ले रहे हैं, प्रोटीन, तो उसको बाइंड कर लेता है फाइटिक एसिड हमारे आंतों में जाके, तो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये है रीजन। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हम जब भी नट्स एंड सीड्स खाए, मतलब हम जब भी मान ली तरबूज के बीज, मस्कमेलन के बीज, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, आलमंड, काजू, पिस्ता, वॉलनट, कुछ भी नट्स एंड सीड्स खाए, तो हम थोड़ा देर एटलीस्ट भिगा के रखें, रात भर भिगा के रखें। 6 से 8 घंटा भिगाने से फाइटिक एसिड का लेयर पानी में डिसॉल्व हो जाता है और वो पानी फेंक दीजिए, आप बस सारे नट्स एंड सीड्स खा लीजिए। तो सारे नट्स एंड सीड्स प्रोटीन्स भी होते हैं, इनमें फैट्स भी होते हैं और साथ ही साथ मधुर रस के होते हैं। तो हमको मुख्यतः 4 चीजें मिली मधुर रस के, अनाज, दालें, नट्स एंड सीड्स और साथ ही साथ डेयरी, दूध से बनी हुई चीजें। तो हमने सारे प्रिकॉशंस देख लिए, क्या करना है? दालों को भिगाना है, चावल, गेहूं सबको भिगा के रखना है। और अगर हम गोटा चावल, गोटा गेहूं ये सब इस्तेमाल कर पाए, खुद मार्केट से परचेज करके गोटा गेहूं भिगा के अच्छे से रख के फिर सुखा के फिर मील में चक्की में पिसवा के लाए, तो हमें अच्छे से व्हीट का ब्रांड, व्हीट का जर्म सब कुछ मिलेगा। तो ये जैसे देसी तरीका बिल्कुल हमारी दादी नानी करती थी अपने घर में। तो देखिएगा आपको ना कभी प्रोटीन पाउडर, ये सब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ये सब खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आहार होलसम बन जाएगा, पुष्टकर बन जाएगा। अब करके देखिए, 3 महीना लगेगा। देखिए आहार से कुछ भी चीज ठीक करने में आप मत समझिए कि चटमंगनी पट विहार जैसा हो जाता है। थोड़ा आहार और आपके शरीर का जो विवाह होने वाला है ना, उसमें थोड़ा समय लगता है। आप तुरंत अपने डाइटरी को भी चेंज नहीं कर सकते। आप पहले से इतने साल से जो खाते आए तुरंत उसको चेंज मत कीजिए, धीरे धीरे करिए और तुरंत नया चीज भी इनटेक मत कीजिए।
एक दिन में करने जाएंगे तो 10 लग सकते हैं, अपच की समस्या हो सकती है, बुखार आ सकता है। और क्या देखिए, सिंस बात वाले लोगों का बल कम रहता है, ठीक है, बल मतलब स्ट्रेंथ, एनर्जी, मतलब मसल मास है ना, वो थोड़े पतले रहते हैं। तो इस कारण आप उनको, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज की सूप दे सकते हैं, स्ट्यू के फॉर्म में आप दे सकते हैं। मछली या जो भी ऑर्गेनिक नॉनवेज आइटम्स है आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनका बल कम रहता है। तो बात वालों के लिए स्पेशली एडवाइजेबल है कि दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद पूरा का पूरा उसमें सिर्फ शाकाहारी भोजन की बताई गई है, मांसाहारी भोजन के भी रोग विशेष बताया गया है। तो वेजिटेबल्स में क्या खाएंगे, हमने दालें देख लिया। दालों में आप मूंग दाल सबसे बेस्ट है, सब्जन खा सकते, मसूर दाल, कुल्थी, चना दाल कम खाइएगा, ठीक है। भारी मोटे मोटे जो दाल है ना वो कम खाइएगा, वो वात वर्धक है, ठीक है। तो जब भी दाल खाते हैं हमेशा अनाज साथ में रखिए, या अनाज खाली मत खाइए। आप सब सोच रहे होंगे कि अरे दाल फिर से कौन बनाएगा, आज चावल है सब्जी के साथ खा लीजिए। नहीं, ये गलती मत करिए। मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारे जो 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। अमाइनो एसिड सबको पता है, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। शरीर में प्रोटीन से मसल मास बनता है, टिश्यूज बनता है, वो मिलेगा कहाँ, अमाइनो एसिड से। प्रोटीन ब्रेकडाउन के बाद अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो अमाइनो एसिड 20 है, सारे आपके दालों में भी नहीं है, सारे आपके चावल और गेहूं में भी नहीं है। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन बताता है उसमें से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। 9 क्यों, 9 एसेंशियल इसलिए होते हैं कि वो हमारी बॉडी बना नहीं पाती, हमें खाने के तौर पे लेना पड़ता है। तो वो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में सारे के सारे दाल और गेहूं में नहीं है। पर अगर हम दाल और गेहूं दोनों एक साथ कंबाइन कर दे तो 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं, सिर्फ दाल और गेहूं को कंबाइन करने से। कितना पावरफुल है ना। तो कैसे आप इस अमाइनो एसिड्स और सारी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अच्छा रखेंगे, तो आपको भिगा देंगे ओवरनाइट, दाल हो या कुछ भी आप ले रहे मिलेट, तो आपके सारे एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से हो जाएंगी, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको नट्स एंड सीड्स भिगाने। अभी हम वेजिटेबल्स पे चलते, कौन कौन से वेजिटेबल्स सबसे बेस्ट रहेंगे बात वालों के लिए। देखिए, जैसे कि कैरेट है, फिर बीट रूट है, लौकी है, तोरी, झींगा, कुछ भी पानीदार सब्जियां है ना। आप एक चीज समझ लीजिए, बात ना रुष्क है, ठीक है, ड्राई है, तो आप कुछ भी वाटर रिच फूड बात वालों को दे सकते हैं, वो फल हो वो सब्जी हो। और हरे पत्तेदार सब्जियां मॉडरेशन में खानी है, ठीक है। कच्चा सब्जी और कच्चा फल बात वाले अच्छे से पचा नहीं पाते, क्योंकि कच्चा फल और सब्जी पचाने के लिए जठर अग्नि अच्छी होनी चाहिए, अग्नि हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। कल भी मैथिली मैम ने बताया, फल कभी खाइए जब जठर अग्नि अच्छे हो, लंघन के बाद अच्छे से प्रज्वलित हो गई हो, तो फल आप जरूर खाइए। अब ये बोलेंगे तो मैं फल ही ना खाऊं, नहीं। देखिए, आजकल इतना ज्यादा हमारे बॉडी में ना टॉक्सिन डिपोजिट हो जाते, तो आपको थोड़ा रॉ प्रोडक्ट भी खाना जरूरी है। पर कितना खाएंगे, कैसे खाएंगे, मैं आती हूँ उससे। कच्ची पत्तेदार सब्जियां या सलाद के तौर पे आप जो भी लेते, आप उनको हल्का बस सिर्फ स्टीम कर लीजिए, 2 मिनट भी नहीं, कुछ सेकेंड। जैसे मान लीजिए आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हल्का एक स्टीमर खरीद लीजिए, या अपने भगोने में ये थोड़ा पानी डाल के या सॉस पैन में थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा ऑयल डाल के बस इसको सौटे कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इसका जो तुरंत कच्चापन है जिसकी वजह से वात वर्धक हो जाता है, वो कम हो जाएगा। तो आप स्प्राउट, सैलाड, हरे पत्तेदार सब्जियां, कुछ भी सब्जी सब खाइए, कोई मना नहीं है, मॉडरेशन में खाइए। पर कैसे खाएंगे, हल्का बॉइल्ड या हल्का स्टीम्ड या सॉटेड, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। बॉयल कर सकते हैं, आप उसका सूप बना के पी सकते हैं, आप उसको करी बना के पीजिए, नॉर्मल सब्जी बना के खाइए, बहुत ज्यादा कच्चा कच्चा मत खा जाइए। अब फ्रूट्स को तो कुछ नहीं कर सकते जी, तो आप क्या करेंगे, जो बात वाले हैं वो खाली पेट फ्रूट्स फिलहाल मत खाइए। अगर उनको सूट करता है तो ठीक है, जैसे मैं भी बात प्रधान हूँ, पर मुझे सूट करता है, मैं बहुत सालों से खाली पेट सुबह नाश्ते में फल लेती हूँ और कुछ भी नहीं लेती हूँ। मैं बहुत साल से कर रही हूँ और मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ। तो अपने बॉडी अनुसार आप करिए। अगर आपको सुबह खाली पेट फल लेने में गैस अपच होती है तो आप मत लीजिए, अगर आपको नहीं दिक्कत होती है तो आप ले सकते हो। आप कौन से फल लो, आप सारे फल ले सकते हो।
क्योंकि सारे फल ही मुख्यतः मधुरों और आम्ल रस के होते हैं। पर आपको दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है। क्या क्या? पहला, मधुर रस के फल अगर सुबह खाली पेट कोई ले रहा है तो वो खाली पेट ले सकता है कोई भी मधुर रस के फल, जैसे आपका केला, आपका चीकू, आपका वाटरमेलन, मस्क मेलन, सन मेलन, अनार। अनार ले सकता है, अनार मधुर रस का नहीं है पर उसका एक्सेप्शन है, ठीक है, ये बताती हूँ मैं। फिर आप सुबह उठ के खजूर रात में भिगाया हुआ, फिर अंजीर, ये सब आप ले सकते हो। द्राक्ष, जिसको काला मुनक्का बोला जाता है, द्राक्ष, ठीक है, वो सब आप ले सकते हो। फिर आप आम वगैरह का सीजन है, आप ले सकते हो, ठीक है। क्या करना है, आम को थोड़ा भिगा के उसका पोटेंसी कम करके आप लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एप्पल ले सकते हो, एप्पल पूरा मधुर रस का तो नहीं होता, वो थोड़ा कषाय रस का भी होता है, पर आप ले सकते हो। ये सब तभी जब आपको सूट करे। कटहल वगैरह ले सकते हो। और देखो दूसरा क्या आता है, दूसरा था आम्ल रस का, आम्ल प्रधान फल। दोनों बात के लिए अच्छा है, पर कब लेना है? आम्ल प्रधान फल 10 बजे के बाद, खाली पेट सुबह नाश्ते में या ब्रश के टाइम पे खाली पेट कभी आम्ल फल, कभी नहीं, जिंदगी में किसी को आम्ल फल खाली पेट नहीं लेना चाहिए। आम्ल में क्या आता है, अगर खट्टी आम हो, ठीक है, आम आपका खट्टा हो, ऑरेंज, संतरा, मौसम्बी, फिर आम्ल की और अनार भी अगर खट्टी हो तो सब आपका। फिर और भी आता है ना, ग्रेप फ्रूट वगैरह, फिर क्या क्या रामबूतान, पता नहीं आते हैं बहुत कुछ, है ना, जो खट्टी फल है, खट्टा खाने में लगता है, वो आपको 10 बजे के बाद लेनी है। पर उससे पहले आपको सुबह कुछ नाश्ता, गरम नाश्ता करना है। उसके बाद 1 घंटे का, 1.5 घंटे का गैप रखिए, फिर ही फल खाइए। नाश्ता करने के साथ जो लोग फल खा रहे, और एक सावधानी, ये तो मतलब क्या ही बताओ, हर किसी का भी आम का सीजन है, सुबह नाश्ते के साथ आम खा रहे, दोपहर में खाने के साथ खा रहे, खाने के बाद खा रहे, रात में भी खाने के साथ, खाने के बाद खा रहे, बिल्कुल नहीं। देखिए, कच्ची चीजें डाइजेशन में 20 मिनट्स लगती है, इंटेस्टाइन में जाने में, स्टमक में 20 to 30 मिनट्स रह के सारे फल चले जाते हैं, सैलड भी, खीरा भी पेट में चले जाते हैं, फिर इंटेस्टाइन में, और विद इन ए आवर डाइजेस्ट हो जाते हैं। पर अगर आप कुक फूड के साथ आपका कच्चा फल या सब्जी लेते हो, सलाद भी, तो क्या होता है, देखो समझाती हूँ। ये मान लो एक बड़ी गाड़ी, ये एक छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी एक बड़ी ट्रक है, बड़ी एक ये पाइप रास्ता है, तो बड़ी गाड़ी सामने बैठी है, छोटी गाड़ी पीछे बैठी है, तो बड़ी गाड़ी साइड नहीं दे रही, छोटी गाड़ी कैसे जाएगी? छोटी गाड़ी बैठे बैठे उब गई और फिर खराब हो गई, बैठे बैठे उधर सड़ गई। तो बड़ी गाड़ी को पीछे देंगे तो छोटी गाड़ी तेजी से जा पाएगी ना, तो फल है छोटी गाड़ी, तो छोटी गाड़ी पहले जाएगी, बच जाएगी, फिर बड़ी गाड़ी, क्योंकि बड़ी गाड़ी बड़ी है ना, धीरे धीरे चलेगी, टाइम लगेगा 3 से 4 घंटा, तो बड़ी गाड़ी आपकी सारी कुक फूड्स है, तो बड़ी गाड़ी को कभी भी छोटी गाड़ी के साथ मत रखिए। पहले फल खा के थोड़ा गैप दीजिए, सलाद खा के गैप दीजिए आधा घंटा एटलीस्ट, उसके बाद बड़ी गाड़ी, जो आपका पका हुआ भोजन है, कोई भी पका हुआ भोजन हो, अब उसका नाम क्या लूं, वेज खाओगे तो 2 से 3 घंटा, नॉन वेज खाओगे तो 4 से 5 घंटा, ये बड़ी गाड़ी बैठी रहेगी स्टमक में, फिर जाएगी इंटेस्टाइन में, तो क्या फायदा, सड़ जाएगा ना छोटी गाड़ी अगर सामने आ गई तो इसलिए कभी भी आमरस, क्या कटहल, ये रस वो रस नहीं खाना है ना, भोजन के साथ, भोजन मतलब पके हुए खाने के साथ। तो आपको पहले खा लो या 1-1.5 घंटा गैप देके फिर खाओ, ठीक है, जिसको जैसा सूट करता। मैंने दोनों ऑप्शन दिया, खाना खा लो, खाली पेट नहीं सूट करता, खाना खा लो, 2 घंटा बाद खाओ, ठीक है, आराम से खाओ, जो मन है फल वो खाओ, ऐसा कोई विशेष बाधा नहीं है वात वालों के लिए। तो फल देख लिया, कुकिंग मेथड देख लिए, सिर्फ सॉटेड, बॉइल्ड, स्टीम्ड, ओपन वेसल में कुकिंग करो, और हमेशा गाय का घी डाल के, अनाज या दालों में गाय का घी डाल के और उसको मधुर बना के, पहले निवाला चावल के साथ घी मिला के वो लो मधुर। पहले अपना हम क्या करते, भोजन के पहले कफ को बैलेंस करते, मध्य में पित्त को बैलेंस करते और एंड में वात को बैलेंस करते, यही रूल है, ठीक है। और लास्ट का देख लेते क्या क्या स्पाइसेस है ना, किचन में रखी हुई क्या क्या चीज है जो बात के लिए अच्छा, जिनको भी पेट में मरोड़े होती है, ब्लोटिंग होता है, वो ना अजवाइन हींग का सेवन कर सकते हैं। अजवाइन हींग अच्छा होता है, लौंग अच्छा होता है, गार्लिक ले सकते हैं, गरम तासीर की चीजें जैसे लौंग, गोल की, ब्लैक पेपर, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, सुंठी तो क्या बताऊं, सुंठी तो इतना एक्सीलेंट है वात शामक। आप ड्राई जिंजर जिसको सोट सुंठी बोलते वो ले सकते हैं,
और कच्चा जिंजर भी अगर रहे तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी भी अच्छी रहेगी, ये सब आप ले सकते हो। तो ये था मुख्यतः हमारी फूड एंड डाइटरी इंटेक। दूध वाली चाय मत पियो। फिर और क्या बताना था, हाँ तेल में क्या, सीसमे ऑयल, बात वालों के लिए तिल तेल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी तेल का कोई वो नहीं, बात वालों के लिए सारे तेल चल जाते हैं। आप बेहतर होगा सीसमे ऑयल ले सकते हो। ठीक है, और दूध दही पनीर जो भी खाना है खाओ, अच्छे से खाओ, जिनको पचता है, जिनको नहीं पचता है तो मॉडरेशन में खाइए, पतला करके खाइए। और क्या सिर्फ मना क्या है, बड़ी मोटी दालें जैसे कि लोबिया, राजमा, बहुत बड़ी बड़ी दालें, और क्या होता है काबुली चना, वो सब कम खाइए, उड़द दाल कम खाइए, फ्रिज का खाना, बासी खाना, देर से सुबह का खाना, रात में खाना, ये सब मत खाइए। और बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा ठंडा मत खाइए, वरना आपकी जठराग्नि और मंद हो जाएगी, फिर आपको दिक्कतें आएगी। तो ये है आज का टॉपिक था खाने के ऊपर। मैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक तो ये वायु बनती कैसे है, दूसरा है किससे डाइजेशन, आपने बताया कि कई बार तो भूख लगती है तेज और कई बार नहीं लगती है, तो शरीर में कॉन्स्टिपेशन भी जो ना वायु के साथ में जुड़ा हुआ है शायद, और डाइजेशन कमजोर होता, अग्नि कमजोर होती है, कभी तेज होती है, ये क्यों होता है ऐसा? जी सर देखिए, लेप्टिन, आपका पहला क्वेश्चन है वायु क्यों बनती है। तो सर इसका अगर मेडिकल साइंस के तौर पे जवाब दूं, जैसे हमारे अभी बड़ा गाड़ी और छोटा गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। बड़ा गाड़ी पहले चला गया स्टमक में, पीछे पीछे छोटा गाड़ी आया तो स्टमक में कुछ देर बैठा रहा, दोनों मिक्स होके, सिर्फ दोनों के तो फूड के बेसिकली कच्ची जो चीजें रहती है ना, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जैसे मान लीजिए स्प्राउट्स को छोड़िए, सैलाड होगा, खीरा, टमाटर, फिर और हमारे फ्रूट्स हो गए, उनमें जनरली मिनरल्स एंड विटामिन ही ज्यादा रहते हैं, ना प्रोटीन ज्यादा रहता है, ना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहते हैं। ग्लूकोज रहता है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज वो तो रहता है, ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उतने रहते नहीं, बस फाइबर्स रहता है जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो ना उन्हें प्रोटीन फैट उतना रहता नहीं है। तो वो क्या होता है ना, और हम जब पका हुआ भोजन खाते उसमें हम ऑयल यूज करते सब कुछ, तो सब कुछ में ना अलग अलग एंजाइम्स यूज होते हैं। तो एक तो होता है कि एंजाइम्स इतने ज्यादा गैस्ट्रिक जूसेस का समागम करना पड़ता है, तो बॉडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कब क्या निकाले। तो ये भी हो सकता है कि गैस क्यों बनता है, तो ड्यू टू इम्प्रॉपर सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या रेशियो ठीक नहीं है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, क्योंकि हमारा बॉडी समझ नहीं पाया, सेंस नहीं कर पाया, तो क्या होता है रहे के आंतों में या स्टमक में फूड फर्मेंट हो जाता है। तो फर्मेंट हो जाने के वजह से भी गैस होता है, एमोनिया होता है, मीथेन होता है, कार्बन, बहुत सारे गैसेस, जैसे ही ना भोजन डाइजेस्ट होता है तो बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली, जब भी वो मतलब उनका पाचन होगा तो गैसेस तो निकलेगी थोड़ी बहुत, तो ये कारण हो सकता है फर्मेंटेशन। और दूसरा देखिए, आयुर्वेद बताता है हमारा जो पक्वाशय है ना, जो हॉलो पाइप है, पक्वाशय और जो आमाशय और हमारा जो आते ग्रहणी, तो स्टमक भी एक हॉलो ऑर्गन है, उसमें तो चलिए फूड और एसीएल रह रहा है, जो हमारी इंटेस्टाइन से वो भी काइंड ऑफ हॉलो ऑर्गन से, तो जब भी हॉलो कैविटीज होती है तो वहां पे एयर फील्ड रहता है। तो ये आयुर्वेद बताता है कि बात जो एक ऐसा नहीं है कि ये होना नहीं चाहिए बॉडी में, होना चाहिए, ये दोष है वात पित्त और कफ सबके बॉडी में, इनके तो कार्य भी है ना, इनके कार्य की बना हम बॉडी फंक्शन ही ना कर पाए तो ये इन जनरल ही प्रेजेंट रहते हैं, पर जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो करते हैं प्रॉब्लम। जब आपको गैस से मरोड़ी होने लगी, बॉडी पेन होने लगा, तो बात जो वायु है वो इन जनरल हमारे हॉलो कैविटीज में रहती है वायु, तो अगर एक्सेस हो जाए तो फर्मेंट होने की वजह से बढ़ जाएगा, ये एक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था सर, कॉन्स्टिपेशन में वायु का कैसा रोल है ना, तो कॉन्स्टिपेशन में देखिए, कॉन्स्टिपेशन कब होता है, जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल में ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस क्या मतलब, स्टूल में थोड़ी मॉइस्चर, थोड़ी लुब्रिकेशन भी जरूरी है, ताकि स्टूल अच्छे से वो जो म्यूकोसा लाइनिंग के ऊपर से लार्ज इंटेस्टाइन से असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग से पास होके नीचे सिग्मोइड से होकर रेक्टम से जा सके। तो इसके लिए ये हर बार जब पास होता है तो थोड़ा थोड़ा उसमें जितने बचे हुए न्यूट्रिएंट्स, वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है। पर अगर बहुत ज्यादा वायु हमारी बड़ी आंत में है, जो बड़ी आंत का स्थान तो है वायु, पर वायु अगर क्रूर हो गया, मतलब वायु विषम हो गया,
तो वो बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, एक्सेस ड्राई कर देगा स्टूल को। जितने सारे जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी थी स्टूल की वो सब हट जाएगा, सारा वाटर को। एयर तो ड्राइंग नेचर होता है ना, आप देखिएगा कभी आप ऐसे ही बिना कोई तेल वेल लगाए मुंह में ना बहुत हवा वाली जगह पे टहलने चले जाइएगा, देखिएगा कुछ देर बाद ना स्किन ड्राई लगेगी, होठ फटने लगेगा। ठंडियों में जैसा होता है, एक्सेस गर्मियों में भी होता है। तो वायु ऐसे ही ड्राई नेचर की है। तो बहुत ज्यादा वायु अगर लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगी तो स्टूल को ड्राई कर देगी तो इन जनरल वो कॉन्स्टिपेशन होगा, वो सॉफ्ट इजीली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से पास नहीं हो पाएगा और हमारी म्यूकोसल लाइनिंग को खदरेगा, है ना। कोई भी ड्राई चीज जब ऐसे पास होती है तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होगा तो दिक्कत होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टिनल लाइनिंग डैमेज हो सकती है, तो वो सब चीजें। तो वायु इसलिए कॉन्स्टिपेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए जिनका कॉन्स्टिपेशन है उनका वात शमन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वात वायु को रिप्रेजेंट करता है। सर क्या मैं आपका आंसर कर पाई डाउट का? बहुत बढ़िया मौलवी जी, बहुत गजब का आप आंसर देते हो। और ये जो है ना, सच्ची बात बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी चीजों पे लोग जो है ना पूछते हैं लेकिन बेसिक चीजें नहीं पूछ पाते, और यही बेसिक चीजें जो है ना शरीर के सारे आंसरों को जवाब दे देती है। अच्छा, मेरा तीसरा प्रश्न ये था इसमें कि अब मतलब जो वायु प्रधान पुरुष हैं या व्यक्ति हैं, क्या उनको कभी भी जैसे पेट फूल जाता है और कभी कभी अच्छी भूख लग जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उनके भोजन में ही कमी है, कुछ ना कुछ। कभी तो वो बढ़िया भोजन ले लेते हैं तो पच जाता है, और कई बार जो है ना वायु प्रधान भोजन लेते हैं तो वो गैस वगैरह बन जाती है उनका। इसका मतलब यही जवाब हुआ ना? ठीक है बहन, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये वन ऑफ द रीजन है। ये सोल रीजन तो नहीं बता सकती, क्योंकि जिनको भी गैस बनती है सर, इसमें आहार विहार, जैसे भगवत गीता बोलते हैं, आहार विहार आचार और आयुर्वेद का और एक स्तंभ है निद्रा। तो ऐसा नहीं है, अगर उनकी स्लीप भी अच्छी नहीं हुई पिछले रात या उसके पहले रात, तो भी वो खाया भी अच्छे से पचेगा नहीं। आयुर्वेद का त्रयोक स्तंभ में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर राइट सेक्सुअल कॉन्डक्ट भी नहीं रखा तो भी वायु बढ़ जाएगा, तो भी एक्सेस एग्जॉस्शन, है ना, अगर आप बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इंडल्ज होते हो तो भी वायु बात बढ़ जाएगा, तो भी आपको वो प्रॉब्लम आ सकती है। डाइट सब कुछ आएगा फिर अग्नि पे, है ना। ऐसा चीज है ना, कुछ भी गलत सोचो तो अग्नि खराब, गलत खाओ तो अग्नि खराब, गलत विहार करो ना, मतलब एक्टिविटीज कर लो ज्यादा एग्जॉस्शन ज्यादा बोलना, तो भी अग्नि खराब हो जाएगी, बात बढ़ जाएगा, अग्नि खराब हो जाएगी। हरिओम। हरिओम दीदी, जो अभी आपने बताया, जो वायु के बढ़ने से मतलब कब्ज का जो प्रॉब्लम हो जाता है, ड्राई हो जाती है हमारी, तो उसको मेंटेन करने, लुब्रिकेट करने के लिए हमें ज्यादा से क्या पानी का या मिनरल्स युक्त चीजें, फाइबर लेना होगा ना? हाँ, देखिए इसमें दो चीजें हैं। मॉडर्न बताता है आप अगर बहुत फाइबर लेंगे तो फाइबर तो सिंस हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो कि इनुलिन है, सॉल्युबल इन इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते पैक्टिन एंड इंड्यूलिन, तो वो बोलते हैं कि ज्यादा फाइबर मत लीजिए। ये मॉडर्न का है, ठीक है, मैं बता रही हूँ, दो एस्पेक्ट बता रही हूँ। तो मॉडर्न बताते हैं बहुत ज्यादा फाइबर मत लीजिए, पर थोड़ा फाइबर लीजिए, है ना। मतलब फाइबर आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन वालों में, पर अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ ब्लोटिंग भी हो रहा है, गैस हो रहा है, तो ज्यादा भी नहीं खा सकते, वरना फाइबर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो बैक्टीरिया क्या होगा, उन फाइबरों पे फीड करने के बाद गैसेस छोड़ते। गट में ना, इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया है वो उन फाइबर को खाते। फाइबर आर प्रीबायोटिक, फाइबर हम अपने लिए नहीं खाते, ये आप हमेशा याद रखिएगा। फाइबर ह्यूमन इंटेस्टाइन कांट डाइजेस्ट, फाइबर हम बैक्टीरिया के लिए खाते हैं जो हमारे आंतों में रहती है, ताकि वो उनको खा के अच्छे से अपना कॉलोनी बढ़ाए, वो प्रीबायोटिक के तौर पे काम करती है। तो बहुत ज्यादा खाएंगे तो बहुत गैस हो सकती है, तो मॉडरेशन में खाइए। आयुर्वेद क्या बताता है, जिनको भी ये वर्ग के वायु बढ़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आयुर्वेद बताता है आप घी का सेवन करिए, है ना, आप स्निग्ध आहार खाइए, आप दूध खाइए, रात में हल्दी मिला के दूध पी के सोइए, तो आपका स्टूल का लुब्रिकेशन हो जाएगा। आप स्निग्ध हमेशा खाने में घी का प्रयोग करिए वो। और सबसे अच्छा, अगर इस डाइटरी रिजीम से ना मैनेज कर पाए, उनको पानी का प्रॉपर इंटेक होना चाहिए, स्निग्ध आहार होना चाहिए, और अपना सोच, मानसिकता को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी ये भी बात के लिए ही होता है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है।